अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोटॉन एनएमआर, जिसको हम एचएनएमआर भी बोलते हैं, उसके इंट्रोडक्शन को और उससे रिलेटेड दो चार टर्मिनोलॉजीज़ को। इंशाल्लाह इससे रिलेटेड नेक्स्ट चीज़ें वो नेक्स्ट वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। प्रोटॉन एनएमआर जो है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये इस तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है जिसमें हम मुख्तलिफ जो आइसोटोप्स होते हैं, जहाँ पर हमें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी सब मशीन से हम किसी सैंपल को रन करते हैं और हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुँचते, तो फाइनली एनएमआर जो है वहाँ पर काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने किसी सैंपल को लिया जो अननोन था और मास स्पेक ने हमें बता दिया कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H7Cl है। अब C3H7Cl का मतलब ये है कि ये या तो हो सकता है CH3 CH2 CH2Cl या फिर CH3 CHCl और CH3, ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ इसके लिए हो सकते हैं। ये 1 क्लोरोप्रोपेन भी हो सकता है और 2 क्लोरोप्रोपेन भी हो सकता है, लेकिन मास स्पेक हमें इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। अगर आईआर से हम इसको पास करेंगे तो वो कहेगा बहुत सारे CH जो है वो वाइब्रेशंस है, तो वहाँ पर तो हमें पता चल जाएगा सारे सिंगल बॉन्ड है। या फिर अगर हम इसको यूवी मशीन से पास करेंगे, वो हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है वो बताएगा कि 0 है, तो ये हमें कुछ आइडिया हो जाएगा। लेकिन हमें फाइनली ये पता किस तरह चलेगा कि ये 1 क्लोरोप्रोपेन है या फिर ये 2 क्लोरोप्रोपेन है? डेफिनेटली एनएमआर हमें बताएगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अल्फा स्पिन स्टेट क्या है, बीटा स्पिन स्टेट क्या है और फ्लिपिंग किसे कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू एनएमआर। अब जिस तरह मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इन पॉइंट्स को इन डिटेल हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन इन पॉइंट्स का आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको अपने साथ वो सेव भी कर ले ताकि आगे आपको फिर मसला नहीं होगा। सो पॉइंट नंबर 1, बिकॉज ऑफ इट्स चार्ज एंड स्पिन ए न्यूक्लियस कैन बिहेव लाइक अ मैग्नेट। अब जिस तरह आपको पता है कि चार्ज बॉडीज़ जो होते हैं वो जब मोशन में होते हैं या जब वो स्पिनिंग करते हैं तो उसके गिर्द जो है मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस होता है। तो न्यूक्लियस जो है, चूंकि इसमें भी प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन पर चार्ज होता है, तो चार्ज होने की वजह से क्या हम कहते हैं कि ये भी एक मैग्नेट की तरह वो बिहेव करता है। लेकिन ये भी आपको पता है कि जब एक प्रोटॉन हो तो उसके लिए तो मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस होगा, लेकिन अगर 2 प्रोटॉन हो तो वो दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड वो कैंसल आउट करके नेट मैग्नेटिक मोमेंट वो 0 आ जाएगा, जिस तरह हम इलेक्ट्रॉन्स के लिए कहते हैं कि एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो रिमेंबर, जिस तरह H1 है या फिर कार्बन 13 है या नाइट्रोजन 15 है या फ्लोरीन 19 है या फिर फास्फोरस 31 है, ऐसे जो न्यूक्लियाई होते हैं जिसमें ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या दोनों होते हैं, दे कैन बिहेव लाइक अ टिनी मैग्नेट। वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकते हैं। जबकि ऐसे न्यूक्लियाई जिस तरह कार्बन 12 है या ऑक्सीजन 16 है, ये एनएमआर में इनविजिबल होते हैं क्योंकि इसमें इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन वो होते हैं और वो अपने एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को वो कैंसल आउट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, तो न्यूक्लियस जो है वो बिहेव करता है लाइक अ मैग्नेट। दूसरा, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑपरेट्स बाय अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड टू न्यूक्लियाई एंड देन मेजरिंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी नेसेसरी टू पुट वेरियस न्यूक्लियाई इनटू रेजोनेंस। अब एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या एनएमआर स्पेक्ट्रोमेट्री क्या करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो न्यूक्लियाई को ऑपरेट करता है, वो देता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड न्यूक्लियाई को दे देता है और फिर इसके बाद जो मुख्तलिफ न्यूक्लियाई है उनको रेजोनेंस में लाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। फॉर एग्जांपल, न्यूक्लियस है एक, दूसरा है, अगर आप इसको एनर्जी वो प्रोवाइड करोगे ताकि इन दोनों को रेजोनेंस में लाए। अब रेजोनेंस क्या चीज़ है आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन रेजोनेंस का मतलब है सेम, कि उनकी अलाइनमेंट सेम हो जाए, तो उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए आगे आपको डिटेल में समझ आ जाएगी कि रेजोनेंस का मतलब यहाँ पर क्या है। पॉइंट नंबर 3, न्यूक्लियाई इन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट शील्डेड और डीशील्डेड रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रिंग देम इन रेजोनेंस। अब मुख्तलिफ न्यूक्लियाई को अगर आप रेजोनेंस में लाना चाहते हैं, उनके मैग्नेटिक फील्ड को वो एक डायरेक्शन में लाना चाहते हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट को एक डायरेक्शन में लाना चाहते हैं,
तो वो क्या करेगा, उसके लिए मुख्तलिफ जो है एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। क्यों मुख्तलिफ होगी? क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट जो है वो डिफरेंट होगा। अब डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड को वो इफेक्ट करता है। किस तरह, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 4, an NMR spectrum provides a signal or peak representing the energy necessary to bring each nuclei into resonance। अब NMR मशीन हमें मुख्तलिफ पीक्स देगा और उन पीक से हम पता चलाएंगे कि कितने टाइप्स ऑफ प्रोटॉन जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पर ये बेसिक चीज़ें थी, ये आप अपने साथ नोट कर ले। नाउ लेट्स स्टार्ट हेयर, ये चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। अब जिस तरह आपको पता है कि मैग्नेट जो होता है इसमें एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। अब नॉर्थ और साउथ जो है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। व्हाट हैपन्स इफ नॉर्थ एंड नॉर्थ वो एक दूसरे के सामने आ जाए, या फिर साउथ और साउथ एक दूसरे के सामने आ जाए, तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपल्जन के बाद इस तरह पोजीशन वो अटेन करेंगे स्टेबिलिटी के लिए कि नॉर्थ और साउथ जो है वो एक दूसरे के सामने आ जाए ताकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सके। तो सेम जो पोल्स है वो एक दूसरे को वो रिपेल करते हैं और इस चीज़ को हम बोलते हैं कि आफ्टर रिपल्जन ये अलाइनमेंट करते हैं कि इनकी डायरेक्शन जो है वो एक जैसी हो जाए। तो इस अलाइनमेंट को मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब इसको हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये पॉइंट आप अपने साथ नोट कर ले कि ए मैग्नेट कैन इफेक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ अनदर मैग्नेट एंड दस ट्राइज टू अलाइन देमसेल्व्स। ये एक दूसरे को अलाइन करने की कोशिश करते हैं। अब ये मैग्नेट जो है इसको हमें यहाँ पर इस NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस वेक्टर से वो रिप्रेजेंट करूँगा। ये फॉर एग्जांपल वेक्टर है, साउथ से नॉर्थ की तरफ इसकी डायरेक्शन है, तो हम मुख्तलिफ डायरेक्शंस के लिए इसको इस तरह वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन एटम है और वो वर्क करता है एज अ टिनी मैग्नेट। लेट्स से NMR मशीन, बेसिकली ये जो NMR मशीन है ये इस तरह होता है कि ये इसका चैम्बर है और इस चैम्बर में एक्सटर्नल जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड है, वो अप्लाई करते हैं। और लेट्स से ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन ये है। अब फॉर एग्जांपल ये प्रोटॉन है, H हाइड्रोजन एटम है और इस हाइड्रोजन एटम की जो मैग्नेटिक मोमेंट है, जो इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरह है। अब क्या होगा अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह है, तो जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर बात समझाई, तो वो क्या करेगा कि इस जो प्रोटॉन है इसको क्या करेगा, ये प्रोटॉन इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ अपनी पोजीशन को अलाइन करेगा। तो क्या होगा, एज ए रिजल्ट दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम हो जाएगी। अब ये जो स्टेट है, जिस स्टेट में NMR मशीन में डालने के बाद ये जो प्रोटॉन है इसने अलाइनमेंट कर ली है मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है इसकी जो डायरेक्शन है उसके साथ अपने आप को अलाइन किया है, इसको हम बोलते हैं अल्फा स्पिन स्टेट। अब ये टर्मिनोलॉजी आप नोट कर ले। अल्फा स्पिन स्टेट ये स्टेबल है और लोअर एनर्जी स्टेट है, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी नहीं है। इस तरह भी हो सकता है, जो कि बहुत कम केसेस में होता है, कि ये जो प्रोटॉन है ये क्या करे, ये अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड जो है अपने आप को अलाइन करे। अब ये दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, जिसको हम बोलते हैं बीटा स्पिन स्टेट। अब बीटा स्पिन स्टेट जो है ये अनस्टेबल होता है, हायर एनर्जी जो है को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसके चांसेस बहुत कम है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो प्रोटॉन होगा वो अपने आप को इस तरह वो अलाइन वो करेगा। अब नाउ अप्लाई टू हाइड्रोजन एटम्स। अब हाइड्रोजन एटम को हम इस पर हाइड्रोजन एटम पर इसको अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन। ये A टाइप प्रोटॉन है और ये B टाइप प्रोटॉन है, और इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट जो है डिफरेंट है। लेट्स से ये पहले वाला जो प्रोटॉन है इसके इर्द गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन कम है या बिल्कुल ना होने के बराबर है। इस तरह के प्रोटॉन को हम बोलते हैं डी शील्डेड, के मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहे हैं, जो लाइंस आ रहे हैं, वो इसको शील्ड नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द नहीं है, वो इसको शील्ड नहीं कर रहे, तो ये डी शील्डेड प्रोटॉन है। और ये वाला जो प्रोटॉन है जिसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन है, इसको हम बोलते हैं कि ये शील्डेड प्रोटॉन है, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक शील्डिंग। अब होता क्या है,
फॉर एग्जांपल हमने इस प्रोटॉन को रख दिया एनएमआर मशीन में और इसने क्या कर दिया, इसने अल्फा स्पिन स्टेट अचीव कर लिया। अब अल्फा स्पिन स्टेट जो है इसने अगर अचीव कर लिया है, हम क्या करेंगे, रेडियो फ्रीक्वेंसी एनएमआर में रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है इस पर अप्लाई करते हैं। एनर्जी लाइट सोर्स से जो रेडियो फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन है वो इस पर लाइट सोर्स वो हम बम्बार्ड करते हैं। एज रिजल्ट क्या होगा कि लाइट सोर्स से ये वाला जो प्रोटॉन है इसको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि ये अल्फा स्पिन स्टेट से बीटा स्पिन स्टेट में चला जाएगा। अब जब ये अल्फा स्पिन स्टेट से बीटा स्पिन स्टेट में चला जाएगा, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं फ्लिपिंग। तो अगर हम इन दोनों प्रोटॉन्स को कंसिडर कर ले, फॉर एग्जांपल इस प्रोटॉन ने अलाइनमेंट की है इस तरह और ये बिल्कुल इसी तरह का है, तो इसको यहाँ पर फ्लिपिंग के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। सिमिलरली अगर ये प्रोटॉन है तो इसके चांसेस क्या है। अब यहाँ पर डायमैग्नेटिक शील्डिंग की वजह से क्या होता है, मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर आप देखें। फॉर एग्जांपल ये पहले वाला प्रोटॉन है, दो ये इस तरह था, लेट्स से ये इस तरह था। अब इस पर चूंकि ये जो ए टाइप प्रोटॉन है इस पर चूंकि जो शील्डिंग है वो कम है, ये डी शील्डेड है, तो डी शील्डेड होने की वजह से, इर्द गिर्द इसके इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये अलाइन करके अल्फा स्पिन स्टेट में चला जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। और जो बी वाला है इसके चांसेस ये है कि इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या करेगा, ये अल्फा स्पिन स्टेट में नहीं जाएगा बल्कि ए सच रह जाएगा, क्योंकि इसके इर्द गिर्द बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है और ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल फील्ड से इसको प्रोटेक्ट करते हैं, इस वजह से ये अलाइनमेंट नहीं होगी। एज ए रिजल्ट अगर इस प्रोटॉन की हम जो इस तरह पड़ा हुआ है और ये ए वाला जो है वो इस तरह पड़ा हुआ है, तो ए वाले को 180 टर्न लेकर बहुत सारी एनर्जी चाहिए, जबकि बी वाले को बहुत कम फासला तय करके बीटा स्पिन स्टेट में जाने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए। यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि अगर ए वाला है जिसने अलाइनमेंट की है, इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन नहीं थे, इसको एक्सटर्नल फील्ड से बचाने के लिए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से बचाने के लिए इसने अलाइनमेंट कर ली, और ये जब रेडियो फ्रीक्वेंसी हम इस पर बम्बार्ड करेंगे तो ये जो है यहाँ पर 180 टर्न लेगा, कुछ एनर्जी ये एब्जॉर्ब करके बीटा स्पिन स्टेट में जाएगा। जबकि यहाँ पर आप देखें इसको थोड़ा फासला चाहिए, थोड़ी टर्न इसने लेनी है, इसको कम एनर्जी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इसके लिए और इस प्रोटॉन के लिए जिन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट डिफरेंट है, मुख्तलिफ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। जो डी शील्डेड प्रोटॉन है जो अल्फा स्पिन स्टेट में चला गया था उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और जो शील्डेड प्रोटॉन है उसके लिए बीटा स्पिन स्टेट में जाने के लिए कम एनर्जी चाहिए। यहाँ पर E1 जो है वो डेफिनेटली ग्रेटर होगा देन E2। अब अगर आप देखें, अगर इन दोनों प्रोटॉन्स को मैं बीटा स्पिन स्टेट में ले जा रहा हूँ और दोनों के लिए ए और बी दोनों के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में अलाइन होते हैं अगेंस्ट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। तो ये दोनों रेजोनेंस में आ गए। अब एनएमआर मशीन जो है वो क्या करेगा, एनएमआर मशीन इन दोनों की एनर्जी को डिफरेंटली शो करेगा। ये जो पीक्स है, बी टाइप प्रोटॉन के लिए ये वाला पीक आएगा, ए टाइप प्रोटॉन के लिए ये वाला पीक आएगा। इसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा है और इसकी एनर्जी जो है वो कम है। ये शील्डेड है और ये डी शील्डेड है। अब जो एनएमआर पीक हमारे पास ऑब्टेन होता है, लेट्स से यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन क्या करेगा, इसके इर्द गिर्द बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या करेंगे, इस कार्बन से यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्ट करेंगे थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। सिमिलरली ये इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ तक आकर बहुत कम हो जाएगा। तो ये जो हाइड्रोजन है ये बहुत ज़्यादा डी शील्डेड होंगे एज़ कम्पेयर टू दिस वन, और ये सबसे ज़्यादा जो है वो शील्डेड होंगे, ये सबसे ज़्यादा शील्डेड होंगे। तो सब प्रोटॉन्स की जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट है।
तो यहाँ पर मेरे पास ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन है और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन है। तो इन तीनों प्रोटॉन के लिए एक पीक आएगा, इन दो के लिए डिफरेंट पीक आएगा और इनके लिए डिफरेंट पीक आएगा। सिमिलरली अगर आप देखें, ये जो प्रोटॉन्स है CH3 के और ये जो प्रोटॉन है CH3 के, इन दोनों में सिमिलरिटीज है, ये दोनों क्लोरीन से सेम डिस्टेंस पर है, तो इन दोनों के लिए एक ही पीक आएगा, NMR इसमें डिफरेंशिएट नहीं करेगा। और ये जो हाइड्रोजन है, ये चूंकि डायरेक्टली कार्बन के साथ अटैच है, जो डायरेक्टली क्लोरीन के साथ अटैच है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट डिफरेंट होने की वजह से एक पीक इसके लिए आएगा। तो 2 क्लोरोप्रोपेन के लिए NMR में 2 पीक्स आएंगे और जो 1 क्लोरोप्रोपेन है इसके लिए 3 पीक्स आएंगे, तो हम इसमें डिफरेंशिएट कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह केमिकल शिफ्ट और मुख्तलिफ जो पीक्स आते हैं और जो TMS है, या फिर यहाँ पर ये जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं अप फील्ड क्या होते हैं पीक और डाउन फील्ड क्या होते हैं, इसमें आगे बहुत सारी एस्पेक्ट्स है जो NMR के, प्रोटॉन NMR के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को भी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो प्रोटॉन NMR के इंशाल्लाह 3-4 वीडियोस जो है वो बनेंगे। वीडियो पर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, इसलिए हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस लेक्चर्स। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।